दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो है मई जून 2022 के करंट अफेयर्स का और इसमें मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों का हम इस महीने से ही शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग मंथली जो भी ये हमारा प्रोग्राम है उसको देख सकते हैं। वीडियो ये हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो, दोनों में आपके काफ़ी काम आएगा। और प्रीलिम्स जो भी दे रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें भी काम आएगा। तो कंबाइंड है दोनों चीज़ें। शुरुआत में मुख्य परीक्षा के विषयों पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स के भी सारे पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं। तो छोड़िएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो है। हालांकि ये 10 से 11 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन इस महीने चूँकि आपका एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का, तो उसमें काफ़ी उलझे रहे, इसलिए लेट हो रहा है। लेकिन अगले महीने निश्चित रूप से ये समय से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, ये पहला टॉपिक है आपका आज का। ये काफ़ी चर्चा में रहा पिछले कई दिनों से। जब अमेरिका और चीन का ट्रेड वार चल रहा था, उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 में सेवा और जो उत्पाद थे उनका आवागमन काफ़ी बाधित हुआ। पूरे विश्व को काफ़ी नुकसान हुआ। विश्व संरक्षणवाद की तरफ आगे बढ़ा कि भैया जब आपूर्ति बाधित हो जाए कभी विश्व की, तो हमारे पास इतना प्रोडक्ट्स रहे, हमारे पास इतनी क्षमता रहे, इतना बफर रहे कि हम उस स्थिति से निपट पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी भयावह स्थिति थी, काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा। तो हालांकि भारत ने तमाम तैयारियां की उसके लिए, और बाद में इस संकट से जूझने में हम सक्षम बने। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की इसलिए चर्चा फिर से हो गई है तेज, क्योंकि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, आपको पता है पूरे विश्व भर में खासकर यूरोपीय देश जो हैं वो रूस से काफ़ी कुछ खरीदते हैं, खासकर खनिज के मामले में अगर देखें, पेट्रोलियम आदि। तो इसमें बाधा उत्पन्न हुई। रूस और यूक्रेन ये जो हैं खाद्यान्न के भी काफ़ी बड़े निर्यातक हैं देश, तो उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई। तो कई देश जो इन पर बहुत बुरी तरह निर्भर थे, उन पे का भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं कि किस तरह से सुरक्षोपाय किए जाएं कि जब खाद्य श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला जब बाधित हो, खाद्य श्रृंखला सॉरी मैं बोल दिया, आपूर्ति श्रृंखला जब बाधित हो, खनिजों का, तेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा की भी ज़रूरत है हमको, खाद्यान्न की भी ज़रूरत है, और दोनों में बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पड़ोसी से अनाज लेना है और पड़ोसी मान लो गायब हो गया, तो हमको तो फिर भूखा मरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कोई न कोई दूसरा स्रोत ढूंढना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि 10 पड़ोसी हैं तो 10 से थोड़ा थोड़ा, किसी से गेहूं ले लिया, किसी से चावल ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, या 2 ही लोगों से एक से 10 किलो गेहूं ले लिया, दूसरे से 10 किलो गेहूं ले लिया। इस तरीके से करना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला अगर एक से बाधित हो जाए तो दूसरा कम से कम उसकी आपूर्ति करता रहे। और उससे भी बढ़िया होगा कि हम अपने पास स्वयं बफर स्टॉक रखें, दो बोरा जो है गेहूं पहले से रखे रहें ऐसे संकट के समाधान के लिए। हम अपने पास पहले से ही एक ड्रम भर करके कोयला रखे रहें, अगर कोयले की आपूर्ति बाधित हो तो। हम पहले से एक ड्रम भर करके तेल रखे रहें, ताकि तेल की आपूर्ति बाधित हो तो कुछ दिन हम काम चला सकें जब तक सुरक्षोपाय न हो जाए। हम अपने पास एलपीजी सिलेंडर 10 भरवा कर पहले से रखे रहें कि मान लो साल भर जो है बाढ़ आ जाए तो कम से कम हम खाना पका सकें। तो ये एक तैयारी होनी चाहिए। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ठीक यही चीज़ लागू होती है जो हमने आपको पड़ोसियों के संदर्भ में आपके बताया। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरा विश्व गाँव बन गया है। विश्व में एक देश दूसरे देश पर निर्भर है आज, या तो खाद्यान्न के लिए या ऊर्जा के लिए, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रौद्योगिकी है उसके लिए। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का इसलिए महत्व काफ़ी बढ़ गया है। वैश्वीकरण का महत्व बढ़ा तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी महत्व बढ़ा। लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के सामने अक्सर कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हालिया चुनौतियों की बात करें तो यूएसए चीन ट्रेड वार जब हुआ था, उसका काफ़ी असर पूरे विश्व में देखा गया। कोविड-19 जो महामारी आई थी, उसमें सेवा और उत्पादों का आवागमन बाधित हुआ, तब भी ये संकट देखने को मिला, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। और वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आवश्यकता क्या है? आपूर्ति श्रृंखला वहनीयता की, सप्लाई चेन रेजिलियंस की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले से सुरक्षोपाय करिए, इस तरह की तैयारी करिए कि कभी आपूर्ति श्रृंखला अगर बाधित भी होती है तो वहन करने में आप सक्षम हो जाएं उसको। इसके लिए बहुआयामी निर्भरता व विविधता होनी चाहिए। मतलब आपको बताया मैंने, बहुआयामी निर्भरता, किसी एक पे निर्भर मत रहिए।
ऊर्जा के केवल एक स्रोत में निर्भर मत रहिए, पेट्रोल ही हमको लेना है तो कुछ ही देश उसका आपको आपूर्ति नहीं, अपने देश में जो संसाधन है उससे भी ऊर्जा बनाने का प्रयास करिए। एथेनॉल, मेथेनॉल, जेट्रोफा, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा जो संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, इन पर ध्यान इनको आप आगे बढ़ाइए, इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाइए। इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक, और विविधतापूर्ण तरीके से अप्रत्याशित घटनाओं की कीमत वृद्धि से किस तरह से सुरक्षा की जाए, इसके लिए पहले ही आप तैयारी कर लें। इसके लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित या फिर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधित जितने भी वर्तमान सरकार के चलाए गई जो योजनाएं हैं, जो तमाम देशों के साथ हुए समझौते हैं, ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे रूस का। रूस गेहूं का बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है पूरे विश्व में, बहुत सारे देशों में गेहूं की आपूर्ति करता है। यूरोप के गैस व तेल का बड़ा आपूर्तिकर्ता भी रूस है। इसके अलावा प्लेटिनम, टाइटेनियम, निकिल जैसे सामरिक महत्व जो तमाम चीज़ों में इनका यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तमाम पर्यावरण प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी आदि में इस्तेमाल होने वाले जो पदार्थ हैं उनका आपूर्तिकर्ता देश है। यूक्रेन भी खाद्यान्न का, सेमीकंडक्टर ग्रेड, नियॉन आदि का बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो चूंकि बड़ा आपूर्तिकर्ता देश इन सब चीज़ों के हैं, तो चूंकि यहाँ युद्ध में दोनों संलिप्त हो गए, तो इसके लिए इस कारण से इनकी आपूर्ति बाधित हुई, जिससे तमाम राष्ट्रों पर इसका प्रभाव पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ा, वहाँ के जनजीवन पर प्रभाव पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल आप कोविड-19 का देख सकते हैं कि 2 वर्ष लगभग ये महामारी रही। इसमें आर्थिक गतिरोध हुआ, लॉकडाउन आदि हुआ, आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा, वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंध लगा, जिससे अनेक उद्यम बंद हो गए, लोगों के रोजगार छीन गए। तो ऐसे समय में भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई थी, चूँकि आवागमन बाधित, ट्रांसपोर्ट बाधित हुआ था, चाहे वैश्विक हो चाहे अंतर्राज्यीय हो, देश के अंदर हो। इस संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे कुछ कदमों की जो इस दौरान, इन संकटों के दौरान उठाए गए। जैसे महामारी के समय अगर देखा जाए तो महामारी की जो चुनौतियां थी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, पूरे विश्व में उसका असर देखा गया था। तो उससे निपटने के लिए विभिन्न देशों ने आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए। भारत ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। इसमें घरेलू उद्योगों और अवसंरचना में मजबूती व संरक्षण के लिए उपाय किए गए। NIP इसी समय आई, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, PM गति शक्ति आप देख ही रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत देख ही रहे हैं, और तमाम योजनाएं घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, यहाँ स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए, तो उनको संरक्षण देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया प्लान को सक्सेस बनाने के लिए तमाम उपाय किए गए। भारत में अगर देखा जाए विशेषता, तो महामारी काल तक भारतीय फार्मा उद्योग अपनी एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है, अपनी 70% सामग्री जो उससे संबंधित थी चीन पर निर्भर था उसके लिए, लेकिन विगत 2 वर्षों में महामारी के दौरान घरेलू आपूर्ति में व्यापक वृद्धि देखी गई है। तो एक ये उदाहरण आप दे सकते हैं। आवश्यकता क्या है कि हम किस तरह से रेजिलियंस करें, किस तरह से तैयारी करें, तो इसके लिए वित्तीय और परिचालन अवरोधों को दूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है किसी उद्यम को लगाने के लिए, किसी उत्पाद के लिए, सेवा को प्रारंभ करने के लिए? वित्त की। तो वित्त का अवरोध दूर करें और परिचालन का अवरोध दूर करें। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से आपूर्ति हो उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सड़क मार्ग निर्माण आप देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, अक्सर भारत का देखें जो भारत की अवसंरचना परियोजनाएं होती हैं, चाहे यहाँ हो चाहे विश्व भर में हो, क्यों लोग चीन को प्रीफर करते हैं? जो विश्व के देश हैं वो चीन को क्यों प्रीफर करने लगते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से वो अवसंरचना निर्माण करता है। भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत देर में होते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण प्रौद्योगिकी है। तो आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाए ताकि इसमें तेज़ी लाई जा सके। बेहतर संचार और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। पारदर्शी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया सब कुछ तो सब नष्ट हो जाएगा। आपातकालीन और वैकल्पिक कार्रवाइयों का विकास किया जाए। किस तरह से आपातकाल में अगर कोई असुविधा हो जाए उसमें, तो हम किस तरह से आपातकाल में आपूर्ति श्रृंखला को बाधित न होने दें, उसके लिए जैसे कि एक मार्ग है भाई,
आपको डेली वहाँ से जाना है, लेकिन अगर वहाँ बाढ़ आ गई तो दूसरा मार्ग आपको पता होना चाहिए जिससे घर पहुँच सकें। WTO, IMF जैसी संस्थाओं के पक्षपातपूर्ण रवैये अक्सर देखा जाता है, विकसित देशों के पक्ष में ही इनके सारे प्रावधान, सारी शर्तें होती हैं, तो उसको बदलते हुए भूमिका में वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए भारत, चीन जैसे देश एक साथ आने चाहिए, और अब अक्सर देखेंगे इस मुद्दे पर चीन भारत का साथ हमेशा रहा है। नोट करने वाली बात है कि अप्रैल 2021 में इस ओर एक बड़ा कदम था। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI की शुरुआत की। दूसरा टॉपिक है वन हेल्थ मॉडल। वन हेल्थ मॉडल मतलब जितनी भी चीज़ें हमको इर्द गिर्द दिख रही हैं, वन है, पशु है, जीव जंतु, पर्यावरण, इनको अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जैविक अजैविक घटक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस श्रृंखला में कोई भी अगर प्रभावित होता है तो उससे दूसरा जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब निर्भर हैं। अक्सर पहले क्या किया जाता था कि जंतुओं की अलग चिकित्सा व्यवस्था थी, मनुष्यों की अलग चिकित्सा व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जंतु से कई बीमारियां मनुष्यों में आ जा रही हैं, पुरुषों जो मानव उसमें आ जा रही हैं। तमाम बीमारियां, अभी कोविड-19 को ही देख लीजिए, ये भी जेनेटिक रोग ही है, अर्थात जंतु से ही आया है मानव में, ऐसा माना जा रहा है। तमाम ऐसी बीमारियां और बड़ी प्रचलित बीमारियां, बड़ी भयंकर बीमारियां, कोविड-19 तो कुछ नहीं, इससे भी भयानक भयानक बीमारियां आ चुकी हैं जेनेटिक। लेकिन बाद में ये देखा गया तब कि केवल जंतुओं से ही मानव में बीमारी नहीं आ रही है, बल्कि मानव से भी जंतुओं में बीमारी फैल रही है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो मानव से जंतुओं में फैलती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि जंतु ही हमारे लिए खतरनाक है, आप भी जंतु के लिए खतरनाक हैं। तब ये हुआ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें पशु चिकित्सक और जो मानव चिकित्सक है, जो डॉक्टर हैं, इनका समन्वय बहुत जरूरी है रोगों को समझने के लिए, उनके निदान के लिए। न सिर्फ इनका बल्कि पर्यावरण भी हमको उतना ही प्रभावित करता है। प्रदूषित जल पिएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो पर्यावरण से जुड़े जो पर्यावरणविद हैं उनका भी उतनी आवश्यकता उनकी भी है। तो इसलिए वन हेल्थ मॉडल कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित, हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखें, साथ ही साथ जंतुओं के स्वास्थ्य की देखरेख करें और साथ ही साथ मानव के स्वास्थ्य की देखरेख करें। तो इस एकीकृत दृष्टिकोण का नाम वन हेल्थ मॉडल है, जो कि एक नया दृष्टिकोण है। तो लोगों, जंतु, वनस्पति, पर्यावरण में अंतर संबंधों का अध्ययन के माध्यम से सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य है। जनवरी 2022 में इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो FAO, विश्व खाद्य और कृषि संगठन जो है, उसके द्वारा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था इस संदर्भ में। विगत दशकों में देखा जाए तो जेनेटिक रोगों में वृद्धि, अच्छा, ये जनवरी 2022 में जो ये कार्यशाला हुई, इसी कारण ये चर्चा में रहा और वर्तमान में काफ़ी चर्चा में, इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं विश्व के देशों के द्वारा। विगत दशकों में जेनेटिक रोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, उनकी वैरायटीज़ में वृद्धि हुई है। उसका एक एग्जाम्पल कोविड-19 भी है। 20वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि मानव और पशु उपचार अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ये साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ है और उसका कारण भी है, होना भी चाहिए। 2007 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत मैनहट्टन प्रिंसिपल, जिसमें 12 सिफारिशें थीं, उसमें वन वर्ल्ड वन हेल्थ शब्द पेश किया गया पहली बार, ध्यान रखिएगा, जिससे समग्र दृष्टिकोण की बात सामने आई। मानव पशु और पशु मानव, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाण मैंने दोनों तरफ लगाया हुआ है, जिसको आप बुलेट कहते हैं। तो पर्यावरण एक माध्यम होता है मानव से पशु तक फैलने का। खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना उतना जरूरी है। खाद्य के माध्यम से भी हमें बीमारियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पशु मानव को और मानव पशु को बीमारी फैलाता है। पर्यावरण के माध्यम से और खाद्य सुरक्षा अगर सुनिश्चित न हो तो खाद्य के माध्यम से भी ये बीमारियां होती हुई हो सकता है मनुष्य से खाद्य में, खाद्य से फिर जानवरों में जाएं, या फिर जानवरों के थ्रू खाद्य से अर्थात दूध आदि उत्पादों से मनुष्य में आ सकती हैं। तो इसलिए ये समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी हम स्वास्थ्य को समझ सकते हैं, निदान कर सकते हैं। आने वाली जो चुनौतियां हैं, जैसा कि बिल गेट्स ने अपने संभाषण में कहा था कि आज इबोला वायरस तो आ गया, इससे बच गए आप, लेकिन भविष्य में कोविड-19 जैसी, अगर कोविड-19 नाम तो नहीं लिया था, लेकिन भविष्य में ऐसा अगर कोई खतरनाक वायरस आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
तो हाँ, उसके लिए तैयार हैं ये कहने के लिए आपको वन हेल्थ मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण ह्रास और प्रभाव अध्ययन इसके लिए जरूरी है। इसके लिए तमाम हितधारकों का जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहे एनजीओ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चिकित्सक हों, पर्यावरणविद हों, इनको एक साथ आना है। सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी ये जरूरी है। भारत में अक्टूबर 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च भी कर दिया गया है। जलवायु वित्तीयन, क्लाइमेट फाइनेंस, और भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों और विकासशील देशों में अक्सर आप एक प्रतिस्पर्धा, एक विवाद देखेंगे जलवायु वित्तीयन संबंधित। विकासशील देश कहते हैं विकसित देशों को कि आप लोगों ने जितना ही प्रदूषण है आज फैला हुआ, ये आपके विकास का अंधाधुंध विकास का, औद्योगिकरण का परिणाम है। उसको हम अकेले हम क्यों भुगते हैं? किया आपने, भरे हम, तो हम जब भरेंगे तो आप हमको पैसा दीजिए उसके लिए कि हम उसके लिए प्रबंधन करें, हम उससे निपटने का प्रयास कर सकें। भाई, आपका पड़ोसी जो है आपके मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंक रहा है, आपको कुछ हो गया तो उसको उसका हर्जाना भी देना चाहिए, क्योंकि आप तो सिगरेट पी नहीं रहे थे, तो आपके मुंह पे सुलगा रहा था डेली। अंतर यह है कि आप अपनी स्थिति चेंज कर सकते थे, उसका साथ छोड़ सकते थे, लेकिन भौगोलिक परिदृश्य में ऐसा नहीं है। आप इस आसमान को नहीं छोड़ सकते हैं, आप इस धरती को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जलवायु वित्तीयन और भारत पर हम चर्चा इसमें पॉइंट वाइज करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत जैसे देशों में अगर आप देखें तो गर्मी बढ़ती जा रही है, बाढ़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार चक्रवात। तो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं भारत जैसे देशों में आप अक्सर देखेंगे दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश अगर देखें रैंकिंग में बहुत ऊपर है। जो जलवायु जोखिम सूचकांक देखें तो भारत बहुत ऊपर है उसमें। आईपीसीसी की बात करें, आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक वैज्ञानिक संस्थान है जो अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसने 2035 तक ये कहा है कि 2035 तक केवल ऊर्जा क्षेत्र में $2.4 ट्रिलियन के वार्षिक निवेश की जरूरत है। तभी ताप वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सकता है। रट लीजिएगा इस पूरे वाक्य को, आईपीसीसी के बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब थर्ड पेपर लिखेंगे तो या फिर पर्यावरण पे निबंध लिखेंगे तो 2035 तक केवल ऊर्जा क्षेत्र में $2.4 ट्रिलियन के वार्षिक निवेश की जरूरत है। तभी जाकर के ताप वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखा जा सकता है। आपको पता है जलवायु परिवर्तन में फंडिंग के लिए, वित्तीयन के लिए तमाम स्रोत बनाए जा चुके हैं, उनका निर्माण हो चुका है। हालांकि ये अभी तक इतने प्रभावी नहीं रहे हैं, लेकिन इनका जिक्र बहुत जरूरी है। 2035 तक कौन कौन है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष बना है, 2001 में UNFCCC ने इसको बनाया। अनुकूलन कोष क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जिसका गठन हुआ है 2001 में। हरित जलवायु कोष जिसका UNFCCC ने गठन किया है। जलवायु निवेश कोष, कोपेनहेगन समझौते में भी इसकी बात की गई, इसके लिए एक फंडिंग की बात की गई। पेरिस समझौते में इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया, लेकिन ये सभी अभी तक अप्रभावी या बहुत कम प्रभाव डाल पाए हैं जलवायु वित्तीयन की अगर दृष्टि से देखा जाए। चुनौती क्या है? COP26 में बताया गया है। अब देखिए, चुनौती यही है कि आप पैसा देने के लिए तो तैयार हो गए आपके पड़ोसी जिन्होंने आपके मुंह पे धुआं सुलगाया, लेकिन बोला कि आपको 100 रुपये हम देंगे, लेकिन दिया 50 भी नहीं। वो भी 50 दिया, रो रो कर दिया या रुला रुला के दिया। तो यही काम हो रहा है कि COP26 जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ उसमें बताया गया कि वर्ष 2010 में जो कानकुन में समझौता हुआ था, एक कानकुन सम्मेलन में एक समझौता हुआ था, वहाँ ये कहा गया था कि जो विकसित देश हैं वो प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $100 बिलियन उसके लिए जुटाएंगे। ये प्रतिबद्धता उन्होंने की थी, वादा किया था, लेकिन तोड़ दिया वादा। कहा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जो ये वादा किया गया था इसको नहीं निभाया गया है, ये पूर्ण नहीं किया गया है, अभी तक नहीं पूर्ण किया जा सकता है, किया जा सका है। 2010 का ये प्रतिबद्धता है, 2010 का वादा है। तो भारत के वैश्विक प्रयास अगर देखा जाए, भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं।
इस क्षेत्र में निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास भारत के द्वारा किए गए हैं। विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की बात हो, भारत द्वारा सौर ऊर्जा गठबंधन के निर्माण की बात हो, भारत का वन वर्ल्ड वन सौर वन ग्रिड की स्थापना की बात हो, इस योजना के निर्माण की बात हो, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तमाम किए जाने वाले प्रयास, या फिर जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है NDCs का जो लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने, उस दिशा में जो कदम आगे बढ़ा रहा है भारत तेजी से, इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब दर्शाता है। या फिर जैविक खाद हो उस क्षेत्र में किया, ठीक है, गोवर्धन योजना हो, तमाम चीज़ें ये इंगित करती हैं कि भारत इस दिशा में बहुत ही गंभीर है, बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा है। तो भारत के वैश्विक प्रयास की बात करें तो $1 ट्रिलियन की भारत ने मांग की है कि पूरे विश्व में जलवायु वित्तीयन के लिए इतने डॉलर जुटाए जाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन किया गया है, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का गठन किया गया है। फेम 1 और फेम 2 जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, तमाम रियायतें प्रदान करने के लिए इस दिशा में काम करने वाले लोगों को ये शुरू किया गया है। असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र भी इनको कहते हैं। आप जब शहर में अपने जाते हैं या किसी कस्बे में जाते हैं तो आपको कौन लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं? रिक्शे वाले, ठेले वाले, छोटे छोटे काम करने वाले, जिनमें उन्हीं का परिवार पूरा लगा रहता है या उनका ही हक रहता है, वही काम करते हैं, वही मालिक भी रहते हैं। पंचर बनाने वाले। तो ऐसे जो क्षेत्र के लोग हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, इनको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित श्रमिक के रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक श्रमिक। और देखेंगे अक्सर विकासशील देश जो या कम विकास वाले देश हैं, अल्पविकसित देश हैं, यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 60% से अधिक आबादी जो काम कर रही है, जो नियोजित है, वो असंगठित क्षेत्र से ही आती है, अनौपचारिक क्षेत्र में ही संलग्न है। इस दृष्टि से असंगठित क्षेत्र का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर देश का आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति करनी है तो इस क्षेत्र में, चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, यह 60% से अधिक आबादी लगी हुई है, नियोजित है इसमें, तो इसलिए इसका अध्ययन और इसका उत्थान बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये श्रम प्रधान उद्यम है, यहाँ श्रम की प्रधानता रहती है। प्रौद्योगिकी का या बड़े बड़े जो मशीनें हैं, महंगी मशीनें हैं, उनका प्रयोग न के बराबर होता है। प्रवेश इसमें सरल होता है, अर्थात प्रवेश क्या, आपको एक ठेला लेना है और प्रवेश कर जाना है इस उद्यम में। स्वदेशी संसाधनों पर इसमें निर्भर रहना पड़ता है। पारिवारिक स्वामित्व, इसमें परिवार का ही स्वामित्व रहता है। छोटे पैमाने पर संचालन किया जाता है, 1 या 2 ठेले, 3 ठेले। उत्पादन और प्रौद्योगिकी के श्रम गहन तरीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का ऐसा तरीका नहीं होता, जैसे गन्ने का है तो छोटा सा एक मशीन रहता है, उसको वो अपने हाथ से ही संचालित करता है। अगर बड़ा है, बड़े दुकान वाला है, उसका जो संगठित क्षेत्र वाला है या जिसका संगठित उद्योग है, वो क्या है कि पेट्रोल संचालित, डीजल संचालित मशीन का प्रयोग करता है और बड़ी तादाद में जो है उसका यह उद्यम विकसित होता है। बहुत सारे लोग उसके यहाँ काम करने वाले होते हैं। उसका जो मालिक होता है पूंजीपति टाइप का होता है, लखपति, करोड़पति, इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन और प्रौद्योगिकी के श्रम गहन तरीके का प्रयोग किया जाता है। अनियमित बाजार होता है, आज कुछ दाम है, कल दाम बढ़ सकता है, घट सकता है, इसका भी असर उस पर पड़ता है। गन्ना है, आज दाम 10 रुपये है, ठीक है, आप 10 रुपये में पी रहे हो, कल को दाम बढ़ गया तो फिर आप 15 रुपये देने में रो दोगे उसको। ठेला वाला है, अभी आप जाओगे बिग बाज़ार में या बड़े मॉल में जाओगे, PVR में जाओगे, तो वहाँ पर कोई भी सामान उसमें टैग लगा देगा और 1000 दाम रख देगा, तो आप लेकर चले जाओगे, 1 रुपये आप कम नहीं करवा सकते। लेकिन ठेला वाला है, दिन भर बैठा है बेचारा, और आप गए, एक अच्छा सामान भी वो अगर 200 में भी देगा ना, तो उसको आप 100 में, 50 में खरीदना चाहोगे। तो अनियमित बाजार है। कारपोरेट कानूनों से बाहर कार्य करने, अच्छा ध्यान रखिएगा, इसका एक और ड्रॉबैक है कि कारपोरेट कानूनों के अंतर्गत जो सुरक्षा प्रदान की जाती है कारपोरेट्स को, वो इनको नहीं मिलती, क्योंकि उस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
कार्य करने की अच्छी परिस्थितियों का अभाव होता है, धूप में, बारिश में, कैसे भी काम कर रहे हैं। कार्य का अधिकार व सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, सामाजिक सुरक्षा नहीं इनको मिलती है। आर्थिक असमानता भी है। आर्थिक असमानता इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि एक उसी योग्यता का अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा मजदूर और उसी योग्यता का, उसी क्षमता का किसी औपचारिक क्षेत्र में लगा मजदूर, उनकी आय में काफ़ी अंतर होता है। लैंगिक असमानता, महिलाओं के साथ यहाँ काफ़ी भेदभाव देखा जाता है। उनको उनके काम का उचित मूल्य नहीं, उनको अनप्रोडक्टिव समझा जाता है, तो उनका भी शोषण यहाँ पर है। तो ये सभी मुद्दे हैं। भारत में देखा जाए तो 90% से अधिक कार्यबल जो है असंगठित क्षेत्र में है, जो जीडीपी में 50% का योगदान करता है। इसीलिए भारत ने सबसे ज़्यादा ध्यान हालिया अगर देखें कुछ समय से तो केंद्रित किया है। अगर आप देखें कोविड-19 के समय भी तो सबसे ज़्यादा असर, चूँकि सबसे ज़्यादा लोग लगे हैं तो सबसे ज़्यादा असर इन्हीं के ऊपर देखा गया। ठीक है, इनका उद्यम बंद हो गया तो इनका उद्यम तो ऐसा है कि रोज़ कमाएं रोज़ खाएं, तो अगर उद्यम बंद हो गया तो खाने में इनके बाधा उत्पन्न हुई, भुखमरी सी आ गई इनके। तो इसके लिए संरक्षण उपाय भारत सरकार ने तमाम त्वरित उपाय किए, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है वो प्रमुख रही। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में भारत ने इसके लिए आज से नहीं प्रयास हो रहे हैं, बहुत पहले से प्रयास हो रहे हैं, त्वरित प्रयास हालिया दिनों में देखे गए। इस पूछता भी आपके प्रीलिम्स में पूछता है से असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब भारत में आया? 2008 में संसद द्वारा पारित हुआ था। इसमें दिव्यांगों, वृद्धजनों, स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ के लिए योजनाओं का संचालन करने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, ई श्रम पोर्टल, ठीक है, इनके जो आंकड़े हैं उसके लिए, ताकि इनकी मदद की जा सके। आंकड़े रहेंगे, नाम रहेगा, पता रहेगा, तभी तो किसी की मदद की जा सकती है। पीएम स्वनिधि योजना, जो वेंडर्स हैं उन्हीं के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई। उनको 10,000 रुपये इसमें योगदान दिया गया ताकि वो अपना उद्यम स्थापित कर सकें, फिर से बंद उद्यम को स्टार्ट कर सकें। आत्मनिर्भर भारत योजना, आयुष्मान भारत, जिसमें उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया, अटल पेंशन योजना आदि, और वन नेशन वन कार्ड योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन राशन कार्ड, तभी तो वो आत्मनिर्भर भारत और जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, वो तभी सफल हो पाएगी जब वन नेशन वन राशन कार्ड उनके पास उपलब्ध हो। तो ये सब चीज़ें, ये उपाय भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए। हालांकि समस्याएं भी हैं। क्या हैं? अधिकतर नीतियां और योजनाएं संगठित क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती हैं। उन्हीं का डाटा होता है अच्छे से, उन्हीं के बारे में सब कुछ पता होता है और उन्हीं का कल्याण हो पाता है, वही पहुंच पाते हैं, वही जागरूक रहते हैं। सटीक आंकड़ों और निगरानी की कमी के कारण समस्या उत्पन्न होती है योजनाओं को पहुंचाने में। जागरूकता की कमी होती है। ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में लगे जो लोग होते हैं, जागरूक कम रहते हैं, अपने काम पे ही वो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। वो उनके पास इतना समय नहीं होता है, उनको लगता है, ये भी एक समस्या है कि क्या हमको मिलेगा ही, सरकारी योजनाएं हमारे लिए होती भी हैं नहीं होती, इनको ये भी नहीं पता रहता, श्योर नहीं होते हैं। तो कौशल व प्रशिक्षण का भी अभाव होता है। अगर वो जाना भी चाहें औपचारिक क्षेत्र में तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास कौशल नहीं है और प्रशिक्षण नहीं है, जानकारी नहीं है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियाँ भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी हैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए। इस दिशा में भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में एक श्रम संबंधी स्थायी समिति जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 3 अगस्त 2021 को। इसको आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए रट लीजिएगा। और प्रीलिम्स के लिए भर्तृहरि मेहताब की समिति जो थी वो किस से संबंधित है? तो कोविड-19 के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए, ऐसा इन्होंने कहा। केंद्र व राज्य सरकारों को इसके लिए, इनके उत्थान के लिए सुझाव दिए। क्या दिया? कि उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए तमाम क्षेत्र, विविधतापूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जाए। विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश किया जाए, और निवेश करने से क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी, इनको अवसर मिलेंगे। औद्योगिक समूहों का विकास किया जाए ताकि वहाँ भी इनको संगठित रोजगार मिल सके। सामाजिक सुरक्षा उपायों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। श्रमिकों का एक डाटाबेस बनाया जाए जहां पे उनके बारे में सारी जानकारी हो, ताकि उनके बारे में देखरेख की जा सके, निगरानी की जा सके। अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा तक पहुंच
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए ताकि वो कोई भी कहीं भी वो काम करने में सक्षम हो सके। इसके लिए NEP जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक सफल योगदान दे सकती है। वित्तीय समावेशन किया जाए ताकि बैंकिंग सुविधाएं जो हैं या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंचाई जा सकें। बाजार नियमों का सरलीकरण किया जाए, बाजार नियम जो है उनको सरल बनाया जाए ताकि इनके लिए वो उपयुक्त हो सकें। अगला टॉपिक है भारत नेपाल संबंध। हाल में काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि नेपाल चीन के नज़दीक आता जा रहा है। चीन वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। तो अब भाई कोई हमें पैसा देगा तो हमारा दुश्मन तो है, नेपाल का दुश्मन तो चीन है नहीं, हमारा दुश्मन ज़रूर हो सकता है। तो नेपाल हमारी बात क्यों मानेगा? तो क्यों मानेगा? तब मानेगा जब हम चीन की तरह ही उससे जो बड़े भाई का जो भूमिका थी, अपने आप को बड़ा भाई समझना, उसको छोटा भाई समझना, उसको पूरी तरह से दबा कर रखने की जो भावना नेपाल के लोगों में एक भावना विकसित हुई कि भारत के लोग हमें दबा के रखना चाहते हैं। वो खुद को बड़ा भाई समझते हैं, अपने को छोटा भाई अपन को समझते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे दूर हों, ये भावना कैसे दूर हो, ये मेंटलिटी कैसे दूर हो, इस ओर प्रयास करना होगा। नहीं तो भारत और नेपाल का जो सांस्कृतिक संबंध, जो धार्मिक संबंध है, सामाजिक जो पहलू से अगर देखा जाए तो काफ़ी नज़दीक है। भारत नेपाल अलग नज़र नहीं आते हैं। तो अभी हालिया जो इसके पहले जो माओइस्ट प्रधानमंत्री था उसने भारत विरोधी कुछ निर्णय लिए, कुछ कदम ऐसे उठाए जिससे ये जो बहस थी वो काफ़ी तेज हो गई। तो भारत नेपाल का देखा जाए तो ऐतिहासिक संबंध रहा है, स्वतंत्रता के पहले का संबंध रहा है। 17 जून 1947 को राजनयिक संबंध दोनों देशों के शुरू हुए। वर्तमान अगर आधुनिक समय में देखा जाए 16 मई 2022 को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में स्थित है वो स्थान। 1 अप्रैल 2022 को नेपाली प्रधानमंत्री जो नए बने हैं शेर बहादुर देउबा भारत में आए थे और संबंधों की बहाली उसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। संबंधों के आधार स्तंभ क्या है, भारत नेपाल संबंध मजबूत क्यों हैं और क्या इनका भविष्य है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट है नेपाल, और बफर स्टेट की भूमिका जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या पहलू हैं? एक तो सांस्कृतिक व धार्मिक पहलू है, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, दोनों के दृष्टि से सबसे ज़्यादा हिंदू अगर परसेंटेज देखा जाए तो नेपाल में ही रहते हैं। विकासात्मक सहयोग जो भारत ने तमाम आज तक चाहे पनबिजली योजनाएं हों, सड़क हो, सीमा पर जो चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत सारा काम नेपाल के लिए किया है। नेपाल को काफ़ी उससे मदद मिली है उसकी आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में। जल संसाधन सहयोग, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग दिया है। व्यापार, दोनों देशों के मध्य काफ़ी सहयोग है इस क्षेत्र में। व्यापार, पारगमन, निवेश आदि समझौते आदि सहयोग, सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग, सैन्य सहयोग भारत ने प्रदान किया। अगर आप देखें 2015 में जो वहाँ पे भूकंप आया था नेपाल में, तो भारत ने काफ़ी मदद वहाँ पे की थी। बहुपक्षीय व क्षेत्रीय मंच, वहाँ पर नेपाल भारत का एक साथ रहना। नेपाल को भारत की आवश्यकता पड़ेगी हर मंच पे लगभग, भारत को नेपाल की। तो ये एक जो आपसी अंतर निर्भरता है, जो सहयोग है, उसको डेवलप करने के ये आधार हैं। और चीन जैसा कि हमारे पड़ोसियों को अपने में मिलाता जा रहा है या मिलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे दृष्टि से चीन की इस रणनीति को विफल बनाने के लिए भी जरूरी है कि हम नेपाल से अपने संबंध मजबूत बनाए रखें। इसके लिए हमको जो भी प्रयास करना हो वो हमको करना चाहिए। चुनौतियाँ क्या हैं? सीमा संबंधी जो हालिया मुद्दे उठे, चाहे सुस्ता काला पानी विवाद हो, चाहे भारत का नया नक्शा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन हुआ तो तत्कालीन भारत का जो नया नक्शा हुआ उसमें हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं कि नेपाल उस विवाद में कूदता, नेपाल उसमें ऑब्जेक्शन करता, लेकिन फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो KP शर्मा ओली था उसने नकारात्मक उस समय कार्य किए। संसद से नेपाल का नया नक्शा पारित करवाया जिसमें भारत के साथ काफ़ी विवाद मजबूत हो गए। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आतंक, माओवाद, तस्करी ये मुद्दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ से लोग अपराध करके नेपाल भाग जाते हैं।
या नेपाल के रास्ते आतंकवादी, माओवाइस्ट और तस्करी हथियारों की, ड्रग्स की, इनको मदद दी जाती है। नेपाल का नया संविधान जब आया, मधेशियों संबंधी विवाद आपको याद ही होगा, 2015 में एक ही मुद्दा रहा, ये भी एक मुद्दा रहा। 1950 की शांति और मित्रता संधि और उसमें जो कमियां व्याप्त थीं, जिसमें भारत जो बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसी भावनाएं जिसको मजबूत होने में मदद मिली, तो इनमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चीन से बढ़ती नेपाली नज़दीकी जो है, हालिया अगर समय में देखा जाए, चाहे वो वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है वो, उसमें भी नेपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है, सहमति दे दी शामिल होने की, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। डिमोनेटाइजेशन का भी काफ़ी प्रभाव, जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ उसका भी काफ़ी प्रभाव नेपाल में देखा गया। पुराने नोट वो चलन से बाहर हो गए और लोग बदल भी नहीं पाए, उसमें भी असुविधा हुई, अभी तक वो मुद्दा बना हुआ है। हालिया प्रयास हालांकि जो किए गए, उसमें दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनकी एक दूसरे के देश की यात्रा, अभी हाल में प्रधानमंत्री की यात्रा, और वहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं नेपाल में जिसमें भारत सहयोग दे रहा है, उसमें तेज़ी के प्रयास किए गए। नेपाल में रुपए भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई। विद्युत, रेल और अन्य क्षेत्र में भी सहयोग भारत के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, गतिशक्ति, गति और शक्ति दोनों इसमें सम्मिलित हैं। तो विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो हैं उनको बहुत, हमने आपको बताया पहले ये भी चर्चा की कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं बहुत देर लग जाती है उनको पूरा होने में। भूमि अधिग्रहण की समस्या हो, विभिन्न कानून, अगर कोई विवाद चला गया कोर्ट में तो वो भी बहुत देर लग जाती है। विभिन्न कानून बहुत कड़े हैं और बहुत प्रोसीजर ऐसा है उनका कि उसको पालन करते करते बहुत लंबा समय हो जाता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं, उसको सुलझाने के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी देर हो जाती है। तो गति भी नहीं आ पाती, शक्ति भी नहीं आ पाती है, वित्तीयन की भी काफ़ी समस्या रहती है और सहयोग समन्वय की भी ज़रूरत नहीं, समस्या होती है। एक विभाग दूसरे विभाग का, एक राज्य देश के योजना का या एक राज्य दूसरे राज्य की योजना का उतना सहयोग नहीं कर पाता है। तो इसी के लिए पीएम गति शक्ति योजना लाई गई है। एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, इसमें 16 मंत्रालयों को एकीकृत करके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन हो पाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इससे देश में रोजगार में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा देश का। भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि 115 डिस्ट्रिक्ट जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी मतलब इच्छा है उनकी विकसित विकास करने की, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास अगर देखा जाए इस दृष्टि से, तो भारत में कोई जिला बहुत ही ज़्यादा विकसित है, एकदम अमेरिका लगता है, तो कोई जिला इतना खंडहर हो चुका है कि वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहिए, कोई रहना नहीं चाहता, न बिजली की सुविधा, न पानी की सुविधा, न कुछ सुविधा है। तो इतना जो असमानता है उसको दूर करना एक बड़ी चुनौती है, अनिवार्य भी है। अगर ऐसा होगा तभी लोग किसी एक ज़िले में, मुंबई, दिल्ली में इतना जो जनसंख्या का दबाव है वो एक तो दूर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्वास्थ्य के लिए भी वो सही रहेगा। तो भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यह और ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है कि गति शक्ति योजना के द्वारा जो परियोजनाएं हैं, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। 15 अगस्त 2021 को जो 75वां गणतंत्र था भारत का, उसमें प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। लगभग 107 लाख करोड़ की ये योजना है। 2019 में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश भर में विकास परियोजनाओं के लिए जो शुरू की गई थी, उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। एक निगरानी समूह के गठन की भी इसमें बात की गई है, ताकि निगरानी की जाए परियोजनाओं की कि ये सही समय से पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं, इन पे कहीं अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया है। राज्यों की ढांचागत परियोजनाएं भी इसमें शामिल होंगी, जो विभिन्न राज्यों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। बजट 2022-23 की बात करें तो इस क्षेत्र में 7 कारकों की पहचान की गई, किसकी सड़क, रेल, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना।
इसके अलावा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जो इन 7 कारकों से संबंधित हैं, उनको इसमें मर्ज कर दिया गया है। 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लिए और 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स की स्थापना के लिए इसमें प्रावधान है। 2022-23 में नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर की वृद्धि का प्रावधान है और 8 नए रोपवे परियोजनाएं जो कि PPP आधारित रहेंगी, उनका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं उसमें 11 औद्योगिक गलियारे, 2 नए रक्षा गलियारे का निर्माण, जिसमें एक तमिलनाडु में एक उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 38 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और 109 फार्मा क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। बंदरगाहों पर कार्गो को 1759 मिलियन टन प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। सभी गांवों तक 4G कनेक्टिविटी की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। 17,000 किलोमीटर अतिरिक्त गैस पाइपलाइन स्थापित की जाएगी और ये सभी लक्ष्य 2024-25 तक प्राप्त किए जाने हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना में 6 स्तंभों की पहचान की गई है। किसकी व्यापकता की, प्राथमिकता की, अनुकूलन की, तुल्यकालन की, विश्लेषणात्मकता की और गतिशीलता की। वास्तव स्थिति क्या है? तो मेक इन इंडिया के लिए सुलभ और प्रतिस्पर्धी माहौल की कमी है भारत में। भारत की लॉजिस्टिक लागत, रखरखाव की, एक दूसरे परिचालन लागत भी जीडीपी की लगभग 13-14% है, भारत की जीडीपी की। वहीं अक्सर विकसित देशों में अगर देखें तो ये मात्र 7 से 8% है। तो ये लागत अधिक होने से भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कारण है, जो कार्यप्रणाली है, उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। इसमें एक और ज़्यादा जो सुविधा उत्पन्न होती है, स्वामित्व की पहचान की बड़ी दुविधा है। तमाम वाद हैं जो कोर्ट में चलते हैं और उनका समाधान न होने के कारण भी भूमि अधिग्रहण नहीं संभव हो पाता है। तो एक तो वो है, लचीले कानूनों का अभाव है, जो इनका जो है जल्दी से निपटारा कर सकें, उसका अभाव है। समन्वय की, विभिन्न विभागों में समन्वय की समस्या भी है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो अगर इनका समाधान कर लिया जाए तो पीएम गतिशक्ति योजना को बहुत प्रभावी रूप से सफल बनाया जा सका। हाल में एक अग्निपथ योजना आपको पता ही होगी, सेनाओं में भर्ती करने की 1989 में एक कमेटी गठित की गई थी। उसके बाद कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी गठित की गई थी जिसने इसके लिए सिफारिश की थी। ऐसा जो सैन्य जनरल है उनका कहना है, तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो रक्षा बलों का आधुनिकीकरण की बात काफ़ी समय से उठाई जा रही है, वो चाहे इक्विपमेंट्स की हो, चाहे प्रशिक्षण की हो, अब एज की भी बात चल रही है। तो जनरल मनोज पांडे ने कहा था अभी हाल ही में कि जल्द ही सेना के पश्चिमी तथा उत्तरी मोर्चे के 2 अलग अलग जो युद्धक समूह हैं उनको दक्ष एकीकृत युद्धक समूह, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBGs में बदला जाएगा। 21वीं सदी में युद्ध जमीन पर ही नहीं होगा, इसके अलावा स्पेस में भी अंतरिक्ष वार हो सकता है। साइबर वारफेयर की संभावनाएं ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए दक्ष, मुस्तैद और फुर्तीले बलों के साथ आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, अच्छे हथियार औजार होने चाहिए, सुरक्षा के लिए अच्छे हथियार होने चाहिए, हमारे पास सुरक्षोपाय होने चाहिए। हालिया समय में देखा जाए तो भारत ने रक्षा बजट काफ़ी बढ़ा दिया है। रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी भारत ने कदम उठाए हैं, बहुत सारे सुविधाएं जो हैं अत्याधुनिक प्रोवाइड करने के प्रयास किए हैं। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को अपने प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल किया गया है। तो अभी मुस्तैद फुर्तीले बलों के लिए, दक्ष बलों के लिए ही एक कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको सेना में शामिल करने की एक नई योजना अग्निपथ आई है, जिसका की काफ़ी विरोध हो रहा है। ज़रूरत क्यों है? आधुनिकीकरण की क्या आवश्यकता है? तो एक साथ 2 मोर्चों पर चुनौती है। एक तो भारत में अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है चीन से भी युद्ध लड़ना पड़े, पाक से युद्ध लड़ना पड़े और एक साथ युद्ध लड़ना पड़े। तो ऐसे में आधुनिकीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पुरानी वाली परंपरा नहीं चलेगी, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो गया था हमारा, क्योंकि हम पारंपरिक युद्ध लड़े हैं जब भी पाकिस्तान से लड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो हमारी सुविधाएं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिचालन सुविधाएं हैं, या फिर
हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो जान है, चाहे वो परमाणु प्रौद्योगिकी हो जिसके आधार पर हम शक्ति संतुलन स्थापित किए हुए हैं पूरे विश्व में, चाहे वो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हो, उनको जो प्रणालियाँ सुरक्षित करती हैं जिससे वो संचालित होती हैं, हो सकता है कि कल को युद्ध का स्वरूप ऐसा हो जाए कि तमाम सैटेलाइट या साइबर हैकिंग के माध्यम से उस तंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जाए। अगर वो नष्ट हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर पारंपरिक युद्ध ही हमारे पास बचेगा और सामने वाला परमाणु बम लेकर बैठा हो। तो हमको भी उस तरह की तैयारी करनी है, क्योंकि हैकिंग करे तो हम भी तुरंत जो उस हैकिंग का जवाब दे सकें। तो एक साथ दो मोर्चों पर चुनौती के अलावा जो हमने बताया उसको भी ऐड कर लिएगा। सामरिक स्वायत्तता बहुत जरूरी है, अर्थात हमें किसी की मदद की आवश्यकता न पड़े हथियारों के लिए, हम खुद ही इतना हथियार उत्पादन करने में सक्षम हो सके। यूक्रेन एक उदाहरण है जिसका जब ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। क्षेत्रीय अखंडता बहुत जरूरी है, क्षेत्रीय अखंडता के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा बहुत जरूरी है। भारत में अगर देखा जाए तो तमाम प्रौद्योगिकियों को, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में अगर कहीं भी कुछ होता है तो जान माल को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, तो एक सुरक्षा की चुनौती है। दूसरा, आयात में कमी लाने के लिए जरूरी है। भारत बहुत तायत में हथियारों का आयात विश्व से करता है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, तो उसमें कमी लानी बहुत आवश्यक है, अर्थव्यवस्था के लिए भी, रोजगार के लिए भी और आत्मनिर्भरता के लिए भी, मेक इन इंडिया की सफल बनाने के लिए भी। वैश्विक आकांक्षाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वैश्विक आकांक्षाएं बढ़ती आ रही हैं। हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को आप देख सकते हैं। वैश्विक आकांक्षाओं के कारण भविष्य में किसी भी तरह का कैसा भी युद्ध लड़ा जा सकता है, उसके लिए तैयार करना आवश्यक है, इसके लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है। युद्ध की बदलती प्रकृति, उस पर हमने चर्चा कर ही ली, तो इन सब चीज़ों के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। भारत की चिंताएं क्या हैं और तैयारी क्या है? तो चिंताएं की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता तो यही है, चीन पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा विवाद है और भविष्य में युद्ध होने की संभावना भी हमेशा रहती है। चीन पाक गठजोड़ भी है, इस कारण से दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई हो सकती है। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है और तटीय सुरक्षा, जितने परमाणु संधान केंद्र हैं, बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है, वो सभी या फिर अंतरिक्ष केंद्र हैं, वो सभी तटीय जो राज्य हैं वहीं पर उपस्थित हैं, उनकी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी क्या है? तो भारत का रक्षा बजट हालिया अगर दिनों में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी भी विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। राफेल, S-400 जैसे महत्वपूर्ण युद्धक सामग्रियां भारत ने अपने यहाँ वृद्धि की है। इनमें साइबर सुरक्षा के लिए कई प्रयास भारत ने किए हैं, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे भी। इसमें साइबर डोम परियोजना केरल पुलिस की, वो भी उल्लेखनीय है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसको सफल बनाने के लिए भारत तमाम प्रयास कर रहा है। अभी हाल ही में इस दिशा में लखनऊ में ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके निर्माण की एक इकाई स्थापित की गई है। चुनौतियां क्या हैं? अल्प रक्षा बजट, भारत का अभी भी रक्षा बजट है तो बहुत कम है। स्वदेशी निर्माण का अभाव है, अधिकतर जो आयात है उस पर निर्भर हैं हम। सैन्य असैन्य समन्वय की कमी है, सैन्य जो क्षेत्र है उसके लोग और सैन्य अधिकारियों और असैन्य अधिकारियों में, प्रशासन में कमी है समन्वय की। सैन्य मुख्यालयों में तालमेल की कमी है। तो ये सभी कमियां दूर करने के हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं। जो पूरा CDS जो मृत्यु हो गई उनकी, शहीद हो गए, शहीद रावत जी, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए हैं और जो कि अब देखा भी जा रहा है। उसका एक आप देख रहे हैं कि एक साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख आए पहली बार टेलीविज़न पे, ठीक है, अग्निपथ पे ही, लेकिन आए साथ में। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इस दिशा में आप। अगला टॉपिक है LGBTIQ। ये जो समुदाय है या इसके जैसे जो समुदाय के लोग हैं जो इनमें सम्मिलित हैं, LGBTIQ या इस तरह की अन्य गतिविधियों में, कुछ को तो ईश्वर ने ही इस तरह का बनाया है, कुछ अपने नेचर के कारण ऐसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ILO ने हाल ही में मई 2022 में एक रिपोर्ट दी है। इसका नाम है LGBTIQ+
पर्सन्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। श्रम क्षेत्र में इनकी क्या दशा है, इस पर आईएलओ ने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि इन्हें यौन आधारित उत्पीड़न, हिंसा व भेदभाव का सामना करना पड़ता। देखिए एक बात है, ये जो समुदाय है ना LGBTIQ+, तो इनका जो नाम है ना लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, तो ये जो है ना अपने आप में एक गाली हो जाती है समाज की। अगर आप किसी को बोल देते हो तो गाली हो जाती है। तो चूंकि अब गाली हो गई है, जब गाली ही हमारे समाज में मानसिकता है, इनको गाली दी जाती है कह करके लोगों को, तो उत्पीड़न, हिंसा व भेदभाव ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि समाज की मानसिकता जब ऐसी रहेगी तो रवैया भी वैसा रहेगा। रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं, ध्यान दीजिएगा कि सदस्य देशों या नियोक्ता संगठन जो इनको नियुक्त करते हैं से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश जो इनके लिए हो, उपयुक्त हो, की गई है। राष्ट्रीय नीति व श्रम कानूनों की समीक्षा और सुधार की बात की गई है। सामाजिक संवाद तथा परामर्श से सुधार की बात की गई कि लोगों को परामर्श किया जाए, सामाजिक संवाद स्थापित किया जाए LGBTQ समुदाय के लोगों और जो अन्य प्रबुद्ध लोग हैं उनके बीच, काफ़ी ताकि समाज का रवैया और समाज की सोच, नज़रिया को बदला जा सके। इनके लिए जो है समस्याएं क्या हैं, तो पारिवारिक कलह और संघर्ष में वृद्धि काफ़ी हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति घर में निकल जाता है तो पारिवारिक कलह, पारिवारिक विघटन की स्थिति आ जाती है। उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना तो समाज एक्सेप्ट कर पाता है। कार्यस्थल पर व्यापक भेदभाव ऐसे लोगों के साथ किया जाता है। घृणा के दृष्टि देखा जाता है, घृणित व्यवहार किया जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं भी ऐसा समझ लिया जाऊंगा। समाज का नज़रिया और रवैया इनके प्रति काफ़ी कठोर है। अलगाव, ड्रग्स और शराब के आदी हो जाते हैं। इसी कारण हो जाते हैं क्योंकि समाज में काफ़ी भेदभाव, काफ़ी इनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत ने अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार ने एक हलफनामा दिया था कि भारत सरकार इस समुदाय के लोगों के विवाह में, मतलब विवाह केवल लड़की और लड़के का ही होना चाहिए, इसी को मान्यता प्रदान करती भारत सरकार, ये हलफनामा दिया था। भारत की स्थिति देखी जाए तो हालिया कुछ वाद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस दिशा में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 में ये वाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के रूप में इनको मान्यता देना मानवाधिकार बताया था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में जो वाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 जो कि IPC की थी, उसके कुछ हिस्सों को जो इनके लिए असमानता का भाव उत्पन्न करते थे, असंवैधानिक घोषित कर दिया अनुच्छेद 14 के तहत। इसके अलावा भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 संसद से पारित किया। अब मुद्रास्फीति एक बड़ा मुद्दा है, इसको देख लेते हैं। सामाजिक सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल जो इन्फ्लेशन है, उसको बढ़ करके 7.8% हो गई है, ये कहा, जो पिछले 8 वर्षों में उच्चतम है और RBI द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति दर जो है उससे लगभग दोगुनी है। इस तरह देखा जाए तो अक्टूबर 2019 से मुद्रास्फीति में सतत रूप से वृद्धि जारी है। इसके जो कारण हैं तो हालिया सबसे बड़ा कारण जो है कोविड-19, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध, मौद्रिक नीति भी इसके लिए योगदायी है। US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है और चीन में जो लॉकडाउन लगा उसका भी काफ़ी असर देखा गया पूरे विश्व। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्रय शक्ति में, मुद्रा की जो क्रय शक्ति वो कम हो जाएगी। मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, सबके पास मुद्रा होगी तो क्रय शक्ति में कमी आएगी, उसके जाहिर सी बात है। कुल मांग में कमी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सरकार के ऋण दायित्वों में काफ़ी सहायक होगा। कोई भी ऋणी होगा, सरकार हो चाहे जो, वो खुशी रहेगा क्योंकि पैसे ही पैसे हैं, लो ऋण, जितना लेना हो वापस कर रहे हैं तुम्हारा। बड़े उद्योगों को इससे लाभ होगा, बड़े उद्योग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना जो उनका जो अतिरिक्त व्यय है वो किस पर हस्तांतरित कर देंगे, जो उपभोक्ता हैं उन पर हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन छोटे उद्योग यहाँ पे नुकसान उठाते हैं। गरीबों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थिति में उनके पास धन तो रहता नहीं है, लेकिन कीमतों में वृद्धि के कारण इस पर फिर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है।
भुगतान संतुलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आयात में क्या हो जाता है, काफ़ी वृद्धि हो जाती है क्योंकि आयात सस्ता हो जाता है। निर्यात महंगा होने से निर्यात में कमी हो जाती है, तो भुगतान संतुलन पे भी उसका असर देखने को मिलता है। और राजनीतिक प्रभाव, काफ़ी धरना प्रदर्शन, ठीक है, हाय तौबा मच जाती है। तो आलोचना के अगर पर्पस देखा जाए दृष्टि से तो ये समय काफ़ी अनुकूल रहता है आलोचकों के लिए। उपाय क्या किए जा सकते हैं, तो एक तो राजकोषीय उपाय है, करों में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी कराधान। प्रशासनिक इसके लिए किए जा सकते हैं उपाय। बफर स्टॉक रखे जा सकते हैं इसके लिए, अगर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे पास उत्पाद कम है, तो उत्पाद कम है, मांग ज़्यादा है, या पैसा जाता है, उत्पाद कम है, तो उत्पाद की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं, बफर स्टॉक रख सकते हैं ऐसे समय के लिए, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। विदेशी निवेश आकर्षित करके भी काफ़ी इस दिशा में सुधार लाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि विदेशी निवेश होने से पूंजी निर्माण होगा, उद्यम बनेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की क्रय शक्ति में जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, तो फिर मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। मुद्रास्फीति से संबंधित कई अवधारणाएं प्रचलित हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, यहाँ पे आया है तो चर्चा कर देते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है कि एक निश्चित अवधि में, कोई भी अवधि हो सकती है वो, वस्तुओं के मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसको ये प्रदर्शित करती है मुद्रास्फीति। तो मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जो सामान आज 10 रुपये में ले सकते हैं, कल को 20 रुपये में नहीं मिलेगी। क्रय शक्ति क्षमता जो है मुद्रा की यहाँ प्रभावित हो रही है। दूसरा है अपस्फीति या डिफ्लेशन। अपस्फीति जो होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य गिरावट होती है, जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में संकुचन से जुड़ी होती है। किसका संकुचन? धन और ऋण, इनकी आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। इसके दौरान क्या होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की ठीक उल्टी स्थिति है अपस्फीति, डिफ्लेशन, जहां पे मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और यहां पर वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में गिरावट हो जाती है। ठीक उल्टी। अवस्फीति या डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो अवस्फीति से जो तात्पर्य है, मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, आज 6 है, कल 7 हो गई, कल परसों 8 हो, इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए अवस्फीति, डिसइन्फ्लेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार प्रश्न आया था कि मुद्रास्फीति की दर को ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 4 ऑप्शन थे, यही 4 ऑप्शन थे, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, अवस्फीति, स्टैगफ्लेशन। तो आपका उत्तर क्या होगा? अवस्फीति। और चौथा है स्टैगफ्लेशन, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति जनक मंदी कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन से आशय ऐसी स्थिति से है जब जो अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक वृद्धि जो होती है उसके साथ, अर्थात एक समय कमी हो जाए और दूसरे स्थान पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति जनक मंदी कहते हैं, जिसका कारण कि मुद्रास्फीति रहती है। अर्थात एक ही समय आपके पास पैसा भी नहीं है और उसी समय वस्तु और जो सेवाएं हैं उनका मूल्य भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थिति की, ये विकट स्थिति होती है कि इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति होती है। पैसा भी नहीं है और कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, श्रीलंका में आप देख ही रहे होंगे। तो इस विकट स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति के कई प्रकार हैं जो देखने को अक्सर आपको मिलते होंगे। एक है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ये क्या होती है? तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन क्षमता की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। मतलब उत्पादन, आप दो पैकेट बिस्किट हर दिन बना रहे हो, लेकिन डिमांड 10 पैकेट की हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? वस्तु और सेवाओं की मूल्य बढ़ जाएगी। तो इसको कहेंगे मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति।
डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत प्रेरित या लागत जन मुद्रास्फीति। यह तब होता है जब उत्पादन होता है किसी वस्तु का, तो उत्पादन की प्रक्रिया में लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, अर्थात कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, इनकी कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है तब अपने आप वस्तु और सेवा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको लागत जन या लागत प्रेरित कास्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा है अंतर्निहित मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में श्रमिकों द्वारा जो मजदूरी है उनकी, उसकी उच्च मांग की जाती है। मतलब आज 200 रुपये ले रहे हैं, अचानक 300, नहीं हमको 400 में ही मैं काम करूंगा। इसका कारण ये भी हो सकता है उनके पास अचानक मनरेगा से पैसे आ गए हों या कहीं से पैसे आ गए हों। अचानक सबके पास पैसे आ गए, सबने कहा कि इतना दोगे तभी हम काम करेंगे, जिसके कारण वस्तु और सेवाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। तो ये अंतर्निहित मुद्रास्फीति कहलाती है, दिखाई नहीं पड़ती है ये। इसके अलावा हेडलाइन मुद्रास्फीति आप सुनते होंगे। हेडलाइन मुद्रास्फीति ये क्या होती है? तो यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी मुद्रास्फीति उसका कुल माप होता है, कुल मुद्रास्फीति की माप। इसमें खाने की वस्तुएं, ईंधन, अन्य सभी जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, उनमें जो मूल्य वृद्धि होती है एक निश्चित समय में, उसको शामिल किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। और इसको भारत में श्रम ब्यूरो जो है, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, हर महीने प्रकाशित करता है हेडलाइन मुद्रास्फीति को। अगला है अंतिम कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन। इसमें भी खाद्य और ईंधन जैसी जो अस्थिर कीमत वाली वस्तुएं हैं शामिल होती हैं। ये अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल के लिए मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का प्रतिबिंब एक प्रकार से है। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति से ही निकाली गई अवधारणा है, कोर मुद्रास्फीति। ये कोर मुद्रास्फीति एक प्रकार भी कह सकते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति का मापन दो मुख्य मापक प्रचलित हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक WPI, जिसको कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI, जो वर्कर्स के लिए, ग्रामीण के लिए, अर्बन के लिए, कृषकों के लिए, समग्र, ये अलग अलग जारी होता है। तो ये मापन है मुद्रास्फीति की भारत में। एक टर्म अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, वैश्विक सुरक्षा पहल। और एक टर्म इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि चीन इस पहल को लाया है। किसके विरोध में? क्वाड, मुख्यतः क्वाड के विरोध में। आपको पता है कि चीन क्वाड को, और जितने ऑर्गेनाइजेशन चीन के अगेंस्ट में आप देखते हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK ने AUKUS बनाया है, इनको नाटो का संस्करण मानता है। कौन मानता है? चीन इनको नाटो का ही संस्करण मानता है, एशियाई संस्करण मानता है। तो चीन ने हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल भी इसी दिशा में घोषित की है। अप्रैल 2022 में हेनान प्रांत में, चीन का जो हेनान प्रांत है, वहाँ पे बुआओ नामक स्थान पर बुआओ फोरम फॉर एशिया, WEF की तर्ज पर यह फोरम का गठन चीन ने किया है। इसका वार्षिक सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ। चीनी राष्ट्रपति के द्वारा, जो शी जिनपिंग है, उनके द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल प्रस्तुत की गई। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड और AUKUS के प्रत्युत्तर में ये वैश्विक सुरक्षा पहल प्रस्तुत की गई है। इसको एक प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत भी माना जा रहा है। मेथनॉल अर्थव्यवस्था हाल ही में IOC द्वारा, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा असम के तिनसुकिया जिले में 15% मेथनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल, जिसका नाम M15 है, इसको पायलट तौर पर शुरू किया गया। नीति आयोग द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए, इससे क्या होगा? पेट्रोलियम आयात में कमी होगी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी भारत की, रोजगार सृजन होंगे, पर्यावरण दक्षता में वृद्धि होगी। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। डाई मेथिल ईथर, एक अध्ययन के अनुसार डाई मेथिल ईथर, जो कि मेथनॉल का ही एक उत्पाद है, अगर उसका LPG में 20% मिश्रण कर दिया जाए तो भारत में प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं कि नीति आयोग मेथनॉल अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहा है।
मेथनॉल उत्पादन पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों स्रोतों से संभव है। कचरे से भी संभव है और पारंपरिक रूप से कोयले आदि से भी बनाया जा सकता है। भेल के द्वारा कोयला से मेथनॉल संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में हाल ही में। 90% मेथनॉल आयात के माध्यम से भारत में होता है। ध्यान रखिएगा, एक चुनौती है ये कि भारत में मेथनॉल का जो 90% है आयात पे निर्भर है, तो इसलिए मेथनॉल अर्थव्यवस्था बनाने में एक बड़ी चुनौती है ये। कोई जब तक हम अपने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, खुद मेथनॉल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं, तब तक हम मेथनॉल अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कोयले से मेथनॉल उत्पादन व्यवहार्य तो है, लेकिन एक इससे चिंता यह है कि कोयले से अगर मेथनॉल का उत्पादन होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पर्यावरण पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। अपशिष्टों से उत्पादन के लिए तकनीक और वित्तीय जो सहायता है उसकी ज़रूरत है। ये एक जनसंख्या जो हमारी है, जो नगरीकरण है, जो औद्योगिकरण है, तो हमारे पास अपशिष्टों की कमी नहीं है। इन अपशिष्टों को मेथनॉल में कैसे बदला जाए, इसके लिए तकनीक और वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, ताकि हम मेथनॉल अर्थव्यवस्था भारत को बना सकें। हरित खाद अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही। पंजाब सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। तो मृदा की उर्वरता और संरचना, जो मृदा की संरचना है उसको बनाए रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन और जो अन्य खनिज हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे, ताकि उपजाऊ रह सके मिट्टी। इसके लिए एक निश्चित समयावधि में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको हरित खाद कहा जाता है। अक्सर ढेंचा, लोबिया और सनई, ये 3 प्रचलित मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग, मैश दालें और ग्वार भी प्रयुक्त होती हैं हरित खाद के रूप में। ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई के पश्चात और अगली फसल की बुआई से पूर्व इनको खेत में डाला जाता है, हरित खाद को। ये जल्दी अपघटित हो जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफ़ी मदद करते हैं और मृदा की उर्वरता को काफ़ी बढ़ा देते हैं। न सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति भी ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा खरपतवार को भी नष्ट करते हैं। जैविक खाद की पूरक के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैविक खाद की दृष्टि से भारत सरकार काफ़ी कदम उठा रही है। तो ये जो हरित खाद है इस दिशा में एक पूरक के रूप में इस्तेमाल किए सकते हैं। इस तरह से कमी जो है जैविक खाद की वो पूरी की जा सकती है। सरकार द्वारा स्पष्ट योजनाओं को इस क्षेत्र में लागू करने की ज़रूरत है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 काफ़ी चर्चा में रहा। इसमें क्या चीज़ है कि पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखा जाए, ताकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जो तमाम विवाद हैं जो हो सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, उनको टाला जा सके। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति अलग थी। राजा रजवाड़े होते थे, कोई भी कहीं भी युद्ध कर सकता था, कहीं भी कब्जा कर लेता था, उसके महल को, मंदिर को, मस्जिद जो भी है वो उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ करके लूटपाट करके चला जाता था। लेकिन जब 1947 हमने साथ लड़ करके सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने साथ, तभी सभी पंथ के लोगों ने साथ मिलकर लड़ी, तो ये दायित्व हो गया हमारी सरकार का, हमारे संविधान का, कि हमारे सभी की मान्यताओं की रक्षा हो, धार्मिक मान्यताएं हों, हमारे अधिकार हों, मूल अधिकार हों, उनको सुरक्षा प्रदान किया सके। तो इसी के लिए ही पूजा स्थलों का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखा जाए। इसका प्रावधान पूजा स्थल अधिनियम 1991 में ये किया गया। इसमें धारा 3 उपासना स्थल का परिवर्तन, एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल में परिवर्तन को अमान्य करार करती है, अवैधानिक करार करती है। हाल ही में इस अधिनियम के विरुद्ध 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, जिसके कारण यह चर्चा में आया। अयोध्या निर्णय जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे पंथ निरपेक्षता, जिसको कि संविधान का मूल ढांचा घोषित किया जा चुका है बेरूबारीवाद में, इसके लिए जरूरी कहा। पंथ निरपेक्षता को सुरक्षित करने के लिए इस अधिनियम को जरूरी बताया। अनुच्छेद 142, जो कि अगर कहीं न्याय न हो रहा हो, अस्पष्ट हो रहा हो या आधा अधूरा रह रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 142 के तहत कि वो कुछ निर्णय ऐसा सुनाए कि पूर्ण न्याय, जो अधूरा न्याय लग रहा है वो पूर्ण हो जाए। तो इसी दृष्टि से हाल में 2 निर्णय सामने आए। एक एजी परारिवलन, जो राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी था, 30 साल लगभग वो जेल में रहा
राज्यपाल के पास काफ़ी समय से उसकी याचिका दया याचिका लंबित थी अनुच्छेद 161 के तहत, जो क्षमा याचना है। आपको पता है कि राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकता है मृत्युदंड को भी, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है, उसे उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। ये अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान के अधिकारों में। तो अनुच्छेद 161 के तहत जो दया याचिका थी काफ़ी समय से लंबित थी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यहाँ पे पूर्ण न्याय का उल्लंघन हो रहा है, पूर्ण न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसी को देखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत इसको रिहा करने का आदेश दिया। दूसरा, सेक्स वर्कर्स को या सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता भी अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 ये हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुआ 25 मई 2022 को। पिछला 2017 में जारी हुआ था। ये प्रत्येक 3 वर्ष में रिपोर्ट जारी होता है। तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा, 8वीं और 10वीं के छात्रों का समग्र विश्लेषण इसमें किया जाता है। तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं रट लीजिएगा। तीसरी और 5वीं के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण को रखा गया था। 8वीं कक्षा के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को रखा गया था। 10वीं कक्षा के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी को रखा गया था। निष्कर्ष क्या निकला? 80% छात्रों ने महामारी में, कोविड-19 महामारी में घर में पढ़ाई को बोझिल बताया। उन्होंने कहा आनंद केवल स्कूल में आता है। 24% छात्रों के घर में डिजिटल डिवाइस नहीं थी। भाषा में अच्छा प्रदर्शन किया, अक्सर अधिकतर छात्रों ने भाषा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं गणित, विज्ञान काफ़ी पीछे हैं। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आरंभ हो गया है। शहरी वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रखी गई है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, उसके परिणाम प्रकाशित होने वाले हैं। वार डेक इसका फुल फॉर्म है वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। इसकी स्थापना कहाँ होगी? नई दिल्ली में। सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर मिलकर इसका निर्माण करेंगे। ये एक प्रकार का एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करेगा जहाँ पर जो सैन्य प्रशिक्षण है एक युद्ध के माहौल में अपने आप को दे। जैसे आप जाएंगे, युद्ध हो रहा है, उसमें किस तरह से आप कर सकते, एक वर्चुअल आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जीतो कनेक्ट 2022, JITO जीतो कनेक्ट 2022 प्रधानमंत्री द्वारा 6 मई 2022 को वर्चुअली जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन JITO कनेक्ट 2022 का उद्घाटन गंगा धाम NX पुणे में किया गया। विश्व स्वास्थ्य महासभा का 75वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? जिनेवा में। इसका विषय क्या था? शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। NFHS 5 दूसरे चरण के जो परिणाम आए हैं, पहली बार ध्यान रखिएगा 1992 के प्रथम NFHS रिपोर्ट के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक, जब से रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है तब से पहली बार ऐसा हुआ है। तो 1020 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 2015-16 में कितनी थी, अर्थात NFHS 4 में कितनी थी? 991 थी। पिछले 5 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 919 से बढ़कर कितना हो गया? 929 हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं, बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जहां पे ये 2 से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित जो NFHS 5 के आंकड़े हैं रामायण वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं दिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में USA भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया, चीन को पीछे छोड़ करके। अब USA सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे UAE, चौथे पे सऊदी अरब, 5वें पे इराक है। नियो बैंक ओपन देश का 100वां स्टार्टअप बन गया है। ओपन ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? ओपन। PM मोदी यूरोप यात्रा, ध्यान रखिएगा 101वां भी पूछ सकता है। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर हैं फिजिक्स वाला करके, हमारे प्रयागराज के ही हैं,
तो उसको 101वां यूनिकॉर्न दर्जा मिला, भारत का 101वां यूनिकॉर्न बन गया है। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा, 3 देशों की यात्रा इन्होंने की, पहले जर्मनी, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस गए। जर्मनी में चांसलर कौन थे? ओलाफ शोल्ज। डेनमार्क में प्रधानमंत्री कौन थी? मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ पर डेनमार्क में ही राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया। पहला जो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में। इसके बाद प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहाँ पे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रस्तुत होती है, इसका 20वां संस्करण हाल ही में प्रस्तुत हुआ। पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन। भारत 150वें स्थान पे आ गया है। 2021 में भारत 142वें स्थान पे था। भारत 2016 में 133वें स्थान पे था। तब से लगातार भारत के इस सूचकांक में कमी देखी गई है। मई 2020 में यूएसए तथा 60 अन्य देशों द्वारा इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा में भारत शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा रूस और चीन भी शामिल नहीं हुए। ध्यातव्य है कि भारत साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन का भी हस्ताक्षर करता नहीं है। सेकंड क्वाड शिखर सम्मेलन, दूसरा क्वाड शिखर सम्मेलन, पहला वाशिंगटन में हुआ था सितंबर 2021 में अमेरिका के नेतृत्व में। अभी मई 2022 में जापान के नेतृत्व में टोक्यो में हुआ। तीसरा बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेशी नौसेनाओं के बीच हुआ। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि चौथा सम्मेलन था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यूएनसीसीडी का COP15 मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो ये कन्वेंशन है, आबिदजान कोटे डी आवरे में आयोजित हुआ। COP14 2019 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 FAO नामक संस्था द्वारा जारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ, वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया। वन क्षेत्रफल कितना हो गया पूरे विश्व में? 31% है, जो कि 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। वन क्षेत्रफल में पूरे विश्व में गिरावट दर्ज की गई। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वनों का नाश पूरे विश्व में हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संयुक्त राष्ट्र की 5 सूत्री योजना हाल ही में प्रस्तुत हुई एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव के द्वारा। ये 5 सूत्री योजनाएं, पांचों सूत्र क्या हैं? पहला है नवीकरणीय ऊर्जा को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाना। दूसरा, नवीकरणीय घटकों व कच्चे माल तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु तो राष्ट्रों द्वारा एक समान दिशा निर्देश तैयार करना। चौथा है ऊर्जा सब्सिडी को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में हस्तांतरित करना। पांचवा है नवीकरणीय ऊर्जा में ट्रिपल निवेश करना। जैव ईंधन पर आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 से UPPCS मेंस के लिए हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। आप चाहें तो 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। रामगढ़ विषधारी जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन हाल ही में भारत सरकार ने किया। इसमें पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक था। इसको 5 वर्ष पहले करके 2025-26 कर दिया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, भारत का 92वें रिजर्व टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया गया। पिछले साल इसको घोषित किया गया था, लेकिन अधिसूचित इस वर्ष किया गया है 2022 में। आसानी श्रीलंका ने नाम दिया था आसानी चक्रवात का, और करीम चक्रवात जो कि सेशेल्स ने नाम दिया था। ये दोनों जुड़वा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा तटों को प्रभावित किया। ये जुड़वा चक्रवात थे मई 2022 में जो आए। भारत का पहला 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों द्वारा इसको विकसित किया गया है। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इसको IIT तिरुचिरापल्ली में लगाया गया है। सैजिटेरियस A ये क्या है? एक ब्लैक होल है। ये ऐसा ब्लैक होल है कि अभी हाल ही में चर्चा में था। ये इसको इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया है। ठीक है, इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के द्वारा हाल ही में देखा गया है। इवेंट होरिजन ये स्पेन, अमेरिका आदि देशों का टेलीस्कोप है, इनके यहाँ स्थित टेलीस्कोप है। इवेंट होरिजन जो नाम है ये ब्लैक होल से संबंधित है।
ब्लैक होल के किनारे की एक सीमा होती है, इस सीमा के अंदर अगर कोई भी चीज़ प्रवेश करेगी, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो, वो गायब हो जाएगी, इसमें विलुप्त हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अमलथिया क्या है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से अधिक ऊष्मा का विकिरण करते हुए इसको पाया गया है। विभिन्न राज्यों से संबंधित खबरें। उत्तर प्रदेश का बजट 2022-23 हाल ही में प्रस्तुत हुआ है। 26 मई 2022 को प्रस्तुत हुआ। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर से पेपरलेस बजट था ये। 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। नई योजनाओं के लिए 39,181.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़। डायल 112 जो पुलिस आपातकालीन सुविधा है उसके लिए 730.88 करोड़ रुपए का। महिला सशक्तिकरण योजना के लिए 72.50 करोड़ का। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का। इसमें मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में जो दुर्घटनावश होगी अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत अगले 5 वर्षों में 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। खराब होने वाली फसलों से राहत के लिए भामाशाह मूल स्थिरता कोष की स्थापना करने का प्रावधान है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना गाँव में सभी सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए शुरू की गई, जिसके लिए 22.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापना के लिए 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सर्वे का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए जो बुनकर हैं उनके लिए झलकारी बाई, कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना की शुरुआत की गई है। 8 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान किया। खाद्य वन परियोजना किस सरकार की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसके तहत आम के लिए बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और अमरूद की फसल के लिए संभल, रामपुर और बदायूं जिलों को चुना गया है। अन्य जो राज्यों की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की। विनय सक्सेना ये नए उपराज्यपाल बने हैं दिल्ली के। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है मनरेगा के तर्ज पर। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये उड़ीसा ने चलाया। स्वास्थ्य सेवा हेतु ड्रोन आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। मणिक साहा हाल ही में त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं। भारत की पहली जीन बैंक परियोजना किस सरकार ने चलाई? महाराष्ट्र सरकार ने। जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना, जिसका नाम जिवाला ऋण योजना है, किस सरकार ने चलाई? महाराष्ट्र सरकार ने। अन्य संक्षिप्त की देखते हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में कौन बने? भारत के राजीव कुमार। कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी भारत की। देव सहायम पिल्लई वेटिकन संत घोषित किए गए हैं। मामे खान ये मांगड़ियार गायक हैं राजस्थान के लोकगीत के। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति इन्होंने दी और ऐसा करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने। प्रियंका मोहिते अप्रैल 2021 में दुनिया की 10वीं ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला जो कि बनी थी भारतीय। मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत को इन्होंने फतह किया और इसके साथ ही 8000 मीटर से ऊंचे 5 चोटियों पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, इसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। कामी रीता शेरपा नेपाल की रहने वाली हैं। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह किया, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। राइटर समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफरों की एक टीम को, जिसमें दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मुट्टू और अमित दवे हैं, दिया गया। नोट करने वाली बात है कि गोविंद बिहारी लाल जो कि गदर पार्टी से संबंधित थे, पहले भारतीय थे इस पुरस्कार को पाने वाले। 1937 में इनको पुरस्कार ये मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री
जिन्होंने हिंदी में रेत समाधि पुस्तक लिखी थी। इसका अनुवाद टॉम ऑफ सैंड जो कि डेजी रॉकवेल ने किया था। तो पहली भारतीय लेखिका और भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसको ये पुरस्कार मिला है। विश्व खाद्य, ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और इसका जो प्रकाशन हुआ हो आयरलैंड या इंग्लैंड में हुआ हो। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेनज़्वेग न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं, इनको दिया गया। 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम डे था, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इसका थीम था। 15 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस था, लाइट पोल्यूशन इसका विषय था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था, समस्त जीवन हेतु साझा भविष्य का निर्माण इसका थीम था। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस था, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा इसका थीम था। उत्कर्ष महोत्सव जो कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला संबंधित बालकृष्ण दोषी को मिला। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये नए राष्ट्रपति बने यूएई के। इनके जो पिता थे शेख मोहम्मद खलीफा बिन जायद जिनका नाम खलीफा कहा जाता था जिनको, उनके मृत्यु होने के पश्चात इनको राष्ट्रपति बनाया गया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह द्वारा लिखी पुस्तक है। शौनक सेन दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीस को 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का ILD अवार्ड मिला। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव डोडा जिला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हर्षदा शरद गरुड़ ये IWF एक्चुअली हर्षदा शरद गरुड़ ये वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी हैं भारत की। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बनी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 तुर्की इस्तांबुल में आयोजित हुआ। निखत जरीन जो कि तेलंगाना की हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 5वीं भारतीय महिला बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। 52 kg वर्ग में जित पोंग जूटामास थाईलैंड की रहने वाली, इनको हराकर इन्होंने जीता। इसके अलावा मनीषा मौन 57 kg में कांस्य जीता। परवीना हुड्डा ने 63 kg में कांस्य जीता। 15वां IPL 2022 का आयोजन हाल ही में भारत में किया गया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर पहली बार, चूँकि शामिल हुई थी, पहली बार इसने टूर्नामेंट भी जीत लिया। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। ICC पुरुष क्रिकेट टीम की वार्षिक रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है। टेस्ट में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया है, T20 में शीर्ष पर भारत है, वनडे क्रिकेट में शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। पुरुषों की है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ कर्नाटक के बेंगलुरु में। पहला 2020 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था। जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पे और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण जीत करके दूसरे स्थान पे काबिज रही। 32वां थॉमस कप और 29वां उबर कप। थॉमस कप पुरुषों का और उबर कप महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुआ। भारत पहली बार थॉमस कप विजेता बना। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को भारत ने हराया। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी ये 4 खिलाड़ी भारत से सम्मिलित हुए थे। टीम प्रतिस्पर्धा थी, इन्होंने जीता। UPPCS मुख्य परीक्षा और आंसर राइटिंग के लिए वैकल्पिक विषयों की तैयारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करके डिटेल्स लेके टेलीग्राम कार्यक्रम से हमारे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।